नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सॉल्यूशन में। आज की इस वीडियो में हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बारे में जानेंगे। पहला है विकास एवं अधिगम में परस्पर संबद्धता। विकास एक गतिमान प्रक्रिया है। इसकी प्रकृति प्रवाहमान जल के समान है। इसमें बालक का चहुमुखी विकास विभिन्न कारकों के सहयोग से संपन्न होता है। विकास की इस प्रक्रिया में रुचि, आदत, दृष्टिकोण, जीवन मूल्य, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। बाल विकास के संकलनात्मक मुद्दे। जन्म से पूर्व एवं जन्म के बाद से परिपक्व होने तक बालक में होने वाले परिवर्तन की प्रकृति क्या है। दूसरा है बालक में होने वाले परिवर्तनों का उसकी आयु के साथ किस प्रकार का संबंध होता है। ये सब मुद्दे जो हैं वो बाल विकास से संबंधित मुद्दे हैं, इसको हम लोग जानें अभी। तीसरा है आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों की प्रकृति क्या है। चौथा है बालकों में उपर्युक्त वर्णित परिवर्तनों के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं। पांचवा है समय समय पर बालकों में होने वाले उपर्युक्त परिवर्तन उसके व्यक्तित्व एवं व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। छठा है बालक की आदत, रुचि, दृष्टिकोण, जीवन मूल्य, स्वभाव तथा उच्च व्यक्तित्व एवं व्यवहार आदि में जन्म के समय से ही सदैव परिवर्तन आते रहते हैं। उनका विभिन्न आयु वर्ग एवं अवस्था में क्या स्वरूप होता है तथा उस परिवर्तन की प्रक्रिया की क्या प्रकृति होती है। यही सब मुद्दे जो हैं वो बाल विकास के संकल्पनात्मक मुद्दे हैं। अब देखिए दाहिना साइड, राइट साइड आप ध्यान दीजिएगा। विकास एवं वृद्धि में तुलनात्मक अंतर विकास। विकास शब्द का प्रयोग व्यापक रूप में होता है, वृद्धि इसी का भाग है। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तथा यह बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। विकास शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए भी होता है। देखिए इसको आप ध्यान से सुने, अच्छे से समझें, क्योंकि पेडागोजी एक ऐसा विषय है जिसमें आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। इसको रट्टा मारने से कुछ नहीं होने वाला है। इसको गहराई से इसको पढ़िए, सोचिए, उसके बारे में मंथन कीजिए और उसके निष्कर्ष तक पहुंचिए। अब देखिए हम लोग वृद्धि के बारे में जानें। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है। इसका क्षेत्र सीमित होता है। वृद्धि की प्रक्रिया आजीवन नहीं चलती। बालक के परिपक्व होने के साथ ही यह रुक जाती है। वृद्धि शब्द का प्रयोग केवल परिमाणात्मक परिवर्तनों के लिए होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं। तो जैसा कि सभी दोस्तों को बता दूं, कि सभी शिक्षकों को बता दूं कि ये जो आप बाल विकास पढ़ रहे हैं ये आपके अगर आकलन परीक्षा में पूछे जाते हैं या टेट परीक्षा में पूछे जाते हैं तो दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। चूँकि आपको इसको अच्छे ढंग से समझ पाएंगे तो आप इसको बखूबी बहुत अच्छे ढंग से आप इसका मार्क्स ले पाएंगे। मानव विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण प्रमुखतः परंपरागत एवं आधुनिक विचारधारा के आधार पर किया गया है। इन दोनों विचारधाराओं के तहत मानव विकास की अवस्था का अलग अलग प्रकार से काल चक्र का वर्णन मिलता है। वर्तमान में विद्वानों द्वारा मानव विकास अवस्था के काल चक्र का वर्णन निम्न प्रकार से किया गया है। शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक और वयस्कावस्था होता है 18 वर्ष से मृत्यु पर्यंत। यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान से आप देखेंगे, अवस्था और काल चक्र को आप ध्यान में बैठा लें कि शैशवावस्था जन्म से 6 साल तक, बाल्यावस्था 6 से 12 साल तक, किशोरावस्था 12 से 18 साल तक और वयस्कावस्था होता है 18 साल से मृत्यु पर्यंत। अब देखिए आप लोग बाल शिक्षण पेडागोजी को ऑब्जेक्टिव रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत उलझाने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो हम लोग ज़्यादा गहराई से इसके सभी अगर चैप्टर को देखते हैं तो ऑब्जेक्टिव तो बहुत ईजी बन जाएगा। अब देखिए शैशवावस्था की विशेषताएं। जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। यह मानव विकास की दूसरी अवस्था है। पहली अवस्था गर्भकाल है जिसमें पूर्णतः शरीर बनता है और शैशवावस्था में उसका विकास होता है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार से है।
शैशवावस्था के प्रथम 3 वर्षों में शिशु का शारीरिक विकास काफ़ी तीव्रता से होता है। उसके भार और लंबाई में वृद्धि होती है। 3 वर्षों के बाद विकास की गति धीमी हो जाती है। उसकी इंद्रियों, आंतरिक अंगों, मांसपेशियों आदि का क्रमिक विकास होता है। शिशु की मानसिक क्रियाओं यथा ध्यान, स्मृति, कल्पना, संवेदना और प्रत्यक्षीकरण आदि के विकास में पर्याप्त तीव्रता होती है। 3 वर्ष की आयु तक शिशु की लगभग सभी मानसिक शक्तियाँ कार्य करने लगती है। अगला है, शिशु में जिज्ञासा की प्रवृत्ति पर्याप्त मात्रा में होती है। वह अपने खिलौने का विभिन्न प्रकार से प्रयोग करता है। वह उसे फर्श पर फेंकता है और उसके भागों को अलग अलग करता है। वह ऐसा करके खिलौने को भली भांति जानना चाहता है। इसके अतिरिक्त वह विभिन्न बातों और वस्तुओं के बारे में क्यों और कैसे के प्रश्न पूछता है। मतलब बच्चों के इस एज में बहुत उत्सुकता रहती है जानने की। बच्चे जानना चाहते हैं कि हम ये क्या है, ये क्या है, ये कैसे कार्य करता है, क्या, क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, ये सब प्रश्न ज़्यादा रहते हैं बच्चों में। शिशु के सीखने की प्रक्रिया में बहुत तीव्रता होती है और वह अनेक आवश्यक बातों को सीख लेता है। गेसल के अनुसार बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों से दोगुना सीख लेता है। शिशु में अच्छी और बुरी उचित अनुचित बातों का ज्ञान नहीं होता। वह उन्हीं कार्यों को करना चाहता है जिसमें उसको आनंद आता है, भले वह वांछनीय हो। इस प्रकार नैतिकता का पूर्ण अभाव होता है। शिशु में अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है। वह अपने माता पिता और भाई बहन आदि के कार्यों और व्यवहार का अनुकरण करता है। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता है तो रोकर या चिल्लाकर अपनी असमर्थता प्रकट करता है। अनुकरण द्वारा सीखने की यह प्रवृत्ति उसे अपना विकास करने में सहायता देती है। शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में शिशु में सामाजिक भावना का विकास होता है। वैलेंटाइन के अनुसार 4 या 5 वर्ष के बालक में अपने छोटे भाइयों, बहनों या साथियों की रक्षा करने की प्रवृत्ति होती है। ये जो कथनानुसार रहता है ना कि किसके अनुसार, ये आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। वह 2 से 5 वर्ष तक बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है। वह अपनी वस्तुओं में दूसरों को साझेदार बनाता है। वह दूसरे बच्चों के अधिकारों की रक्षा करता है और दुख में उनको सांत्वना देने का प्रयास करता है। देखिए, बहुत बार क्या करें, आप सुन के भी याद करें। जैसे कोई ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ेंगे तभी याद होगा, आपको समझ में आएगा। आप आराम से मेरे जो रिकॉर्डिंग है उसको आराम से आप सुनिए। नहीं होता है तो आप हेडफोन लगा के सुन सकते हैं। बहुत अच्छे से इसको 1 बार, 2 बार, 3 बार सुनिए। सुनने से बहुत कुछ समझ में आता है। अब आइए हम लोग देखेंगे शैशवावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होता है। शैशवावस्था में शिक्षा का आयोजन निम्नांकित तरह से किया जाना चाहिए। शिशु अपने विकास के लिए शांत, स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण चाहता है। अतः घर और विद्यालय में उसे उचित प्रकार का वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए। शैशवावस्था के अंतिम भाग में शिशु दूसरे बालकों के साथ मिलना जुलना और खेलना पसंद करता है। अतः उन्हें इन बातों का अवसर दिया जाना चाहिए ताकि उसमें सामाजिक भावना का विकास हो। शिशु में आत्म प्रदर्शन की भावना होती है। अतः उसे ऐसे कार्य करने के अवसर दिए जाने चाहिए जिनके द्वारा वह अपनी इस भावना को व्यक्त कर सके। शिशु अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। वह अपने माता पिता और शिक्षक को उसकी इस असहाय स्थिति से लाभ नहीं उठाना चाहिए। अतः उन्हें डांटना या पीटना नहीं चाहिए और न उसे भय या क्रोध दिखाना चाहिए। इसके विपरीत उनके प्रति सदैव प्रेम, शिष्टता और सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। शिशु के व्यवहार का आधार उसकी मूल प्रवृत्तियां होती है। अतः उनका दमन न करके सभी संभव विधियों से प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इसका कारण यह है कि दमन करने से शिशु का विकास अवरुद्ध हो जाता है। अब देखिए, शिशुओं में मानसिक क्रियाओं की तीव्रता होती है। अतः उन्हें सोचने विचारने के अधिक से अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। शिशु कल्पना जगत में विचरण करता है और उसी को वास्तविक संसार समझता है। अतः उसे ऐसे विषयों की शिक्षा दी जानी चाहिए जो उसे वास्तविकता के निकट लाए। मोंटेसरी पद्धति में परियों की कहानियों को इसलिए स्थान नहीं दिया गया है क्योंकि वे बालक को वास्तविकता से दूर ले जाती है। शिशु की शिक्षा में कहानियों और सचित्र पुस्तकों का विशिष्ट स्थान होना चाहिए। इसकी उपयोगिता के संबंध में क्रो एवं क्रो ने कहा है। देखिए, यहाँ जो कहा है उस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि ये बात किसने कहा है, इसको ध्यान रखना है आपको।
5 वर्ष का शिशु कहानी सुनते समय उससे संबंधित चित्रों को पुस्तक में देखना पसंद करता है। शिशु को खेल के द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। इस संबंध में स्टेंगर ने लिखा है कि शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है। बाल्यावस्था की विशेषताएं, वो हम शैशवावस्था देख रहे थे, अब हम लोग बाल्यावस्था देख रहे हैं। बाल्यावस्था को मुख्यतः 2 चरणों में बांटा जा सकता है। प्रथम चरण है 6 से 9 और दूसरा चरण है 9 से 12 साल। प्रथम चरण में बालक की लंबाई एवं भार दोनों बढ़ते हैं। इस चरण में बच्चों में चिंतन एवं तर्क शक्तियों का विकास हो जाता है। द्वितीय चरण में बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं। तो बाल्यावस्था की अब हम लोग विशेषताओं को जानेंगे, क्या क्या विशेषताएं हैं। इस अवस्था में बालक शैशवावस्था के काल्पनिक जगत से वास्तविक जगत में प्रवेश करता है। वह वास्तविक जगत की प्रत्येक वस्तु से आकर्षित होकर उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। इस अवस्था में बालक की रुचियों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। वे अस्थायी रूप धारण न करके वातावरण में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती रहती हैं। बाल्यावस्था में जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है। वह जिन वस्तुओं के संपर्क में आता है उनके बारे में प्रश्न पूछकर हर तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। उसके ये प्रश्न शैशवावस्था के साधारण प्रश्नों से भिन्न होते हैं। यथा यह क्या है, इसके विपरीत यह पूछता है यह ऐसा क्यों है, यह ऐसा कैसे हुआ है। आप लोग देखते हैं इस तरह के प्रश्न बच्चे ज़्यादा पूछते हैं। बालक अपने संवेगों पर अधिकार रखना एवं अच्छी और बुरी भावनाओं में अंतर करना जान जाता है। वह उन भावनाओं का दमन करता है जिनको उसके माता पिता और बड़े लोग पसंद नहीं करते। इस अवस्था में बालकों में बिना उद्देश्य के इधर उधर घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। इस अवस्था में बालकों की सामूहिक खेलों के प्रति अत्यधिक रुचि होती है। वह 6 या 7 वर्ष की आयु में छोटे समूहों में और बहुत अधिक समय तक खेलता है। खेल के समय बालिकाओं की अपेक्षा बालकों में झगड़े अधिक। 11 से 12 वर्ष की आयु में बालक दलीय खेलों में भाग लेने लगता है। बाल्यावस्था में बालकों और बालिकाओं में संग्रह करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बालक विशेष रूप से कांच की गोलियों, टिकटों, मशीनों के भाग और पत्थर के टुकड़ों का संचय करते हैं। बालिकाओं में चित्रों, खिलौनों, गुड़ियों और कपड़ों के टुकड़ों को संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। शैशवावस्था में बालक का व्यक्तित्व अंतर्मुखी होता है क्योंकि वह एकांत प्रिय केवल अपनी रुचि में लेने लगता है। इसके विपरीत बाल्यावस्था में उसका व्यक्तित्व बहुर्मुखी हो जाता है क्योंकि बाह्य जगत में उसकी रुचि उत्पन्न हो जाती है अथवा अन्य व्यक्तियों, वस्तुओं और कार्यों का अधिक से अधिक परिचय प्राप्त करना चाहता है। इस अवस्था में बालकों को रचनात्मक कार्यों में विशेष आनंद आता है। वह साधारणतः घर के बाहर किसी प्रकार कार्य करना चाहता है, यथा बागवानी चाहता है, औजारों से लकड़ी की वस्तुएं बनाना आदि चाहता है। ठीक इसके विपरीत बालिकाएं घर में कोई न कोई कार्य करना चाहती है, यथा सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। बाल्यावस्था में बालक की शिक्षा का स्वरूप निश्चित करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। इस अवस्था में बालक की रुचियों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, अतः पाठ्य विषय एवं शिक्षण विधि में उसकी रुचियों के अनुसार परिवर्तन किया जाना आवश्यक है। ऐसा करने से उसमें शिक्षण के प्रति आकर्षण तो बना ही रहता है, साथ ही मानसिक प्रगति भी गतिमान रहती है। बालक के लिए कुछ ऐसे विषयों का अध्ययन आवश्यक है जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और उसके लिए लाभप्रद भी है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ विशेष विषयों यथा भाषा, अंक गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, ड्राइंग, चित्रकला, सुलेख, पत्र लेखन और निबंध रचना आदि का चुनाव करना चाहिए। बालक कठोर अनुशासन पसंद नहीं करता है। वह शारीरिक दंड, बल प्रयोग और डांट टपट से घृणा करने लगता है। वह उपदेश नहीं सुनना चाहता है। वह धमकियों की चिंता नहीं करता है। अतः उसकी शिक्षा प्रेम तथा सौहार्द और सहानुभूति पर आधारित होनी चाहिए। कोल एवं ब्रूस ने बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल माना है। यह विकास तभी संभव है जब बालक के संवेगों का दमन न किया जाए, क्योंकि ऐसा करने से उनमें भावना ग्रंथियों का निर्माण हो जाता है। स्टेंगर के अनुसार इस अवस्था में बालकों की भाषा में बहुत रुचि होती है अथवा इस पर बल दिया आवश्यक है कि बालक भाषा का अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करे।
बालकों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, अतः उन्हें दी जाने वाली शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिससे उसकी इस प्रवृत्ति की तुष्टि हो। किर्कपैट्रिक ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल माना है। अतः विद्यालय में ऐसी क्रियाओं का अनिवार्य रूप से संगठन किया जाना चाहिए जिनमें भाग से लेकर बालक में अनुशासन, आत्मनियंत्रण, सहानुभूति, प्रतिस्पर्धा, सहयोग आदि सामाजिक गुणों का अधिकतम विकास हो। अब आइए हम लोग किशोरावस्था में जानें। किशोरावस्था की विशेषताएं क्या है। बाल्यावस्था के समापन के पश्चात 13वें वर्ष से किशोरावस्था की शुरुआत होती है। इस अवस्था में बालकों और बालिकाओं में क्रांतिकारी मानसिक, शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। इसलिए इस काल को जीवन के तूफान का काल भी कहा जाता है। इस अवस्था की क्या विशेषताएं हैं, अब हम लोग इसको जानें। किशोरावस्था को शारीरिक विकास का काल माना जाता है। इस काल में किशोर में अनेक शारीरिक परिवर्तन महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे भार और लंबाई में वृद्धि, मांसपेशियों, शारीरिक ढांचे में दृढ़ता, किशोर में दाढ़ी मूंछ की रोमावलियों एवं किशोरियों में प्रथम मासिक स्राव के दर्शन होते हैं। इस अवस्था में किशोर के मस्तिष्क का लगभग सभी दिशाओं में विकास होता है। किशोरों में इस अवस्था में पाए जाने वाले मानसिक विकास के प्रमुख गुण हैं कल्पना एवं दिवा स्वप्नों की बहुलता, बुद्धि का अधिकतम विकास, सोचने समझने और तर्क करने की शक्ति में वृद्धि, विरोधी मानसिक दशाएं। किशोर जिस समूह का सदस्य होता है उसको वह अपने परिवार और विद्यालय से अधिक महत्वपूर्ण समझता है। यदि उनके माता पिता और समूह के दृष्टिकोणों में अंतर रहता है तो वह समूह के ही दृष्टिकोणों को श्रेष्ठतर समझता है और उन्हीं के अनुसार अपने व्यवहार, रुचियों, इच्छाओं आदि में परिवर्तन करता है। किशोरों में आवेगों और संवेगों की बहुत प्रबलता होती है। यही कारण है कि उनका विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार का व्यवहार होता है। उदाहरणार्थ, किसी समय वह अत्यधिक क्रियाशील होता है और किसी समय अत्यधिक मंद, किसी परिस्थिति में साधारण रूप से उत्साहपूर्ण और किसी में असाधारण रूप से उत्साहहीन। किशोरावस्था में बालक नैतिक एवं अनैतिक बातों पर विचार करने लगता है, परिणाम स्वरूप अपने जीवन दर्शन का निर्माण करता है। वह ऐसे सिद्धांतों का निर्माण करना चाहता है जिनकी सहायता से वह अपने जीवन में कुछ बातों का निर्माण कर सके। उसे इस कार्य में सहायता देने के उद्देश्य से ही आधुनिक युग में युवा आंदोलनों को संगठित किया गया है। किशोर में महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने और प्रणों के समान निश्चित स्थिति प्राप्त करने की अत्यधिक अभिलाषा होती है। ब्लेयर जोन्स एवं सिम्पसन के शब्दों में किशोर का महत्वपूर्ण बनना अपने समूह में स्थिति प्राप्त करना और श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया जाना चाहता है। किशोरावस्था के आरंभ में बालकों को धर्म और ईश्वर में आस्था नहीं होती है। इनके संबंध में उनमें इतनी शंकाएं उत्पन्न होती है कि वे उनका समाधान नहीं कर पाते हैं, पर धीरे धीरे उनमें धर्म में विश्वास उत्पन्न हो जाता है और वे ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करने लगते हैं। किशोरावस्था में शिक्षा का कैसा स्वरूप होना चाहिए, अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए।